गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम एट्थ की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, व्हेन पीपल रिवोल्टेड। ठीक है, जब व्हेन पीपल रिवोल्ट 1857 के और उसके बाद के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिसीज एंड द पीपल। देखो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा कैसे पॉलिसीज जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की अब वो अफेक्ट कर रही थी डिफरेंट लोगों को। ठीक है, किंग्स क्वीन जो है, पीजेंट्स हैं, लैंड लॉर्ड हैं, चाहे ट्राइबल हैं या फिर जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, वो सारे अफेक्टेड थे डिफरेंट वेज में। हमने देखा कैसे पीपल ने रेजिस्ट किया इन पॉलिसीज़ के साथ, एक्शंस हम देखेंगे ना। और ये भी देखा और कैसे हार्म कर रहा था उनको इंटरेस्ट को। हमने ट्राइबल कल्चर के बारे में कैसे पढ़ा, कैसे उनके फॉरेस्ट राइट्स छीन गए थे। ये सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में एंड गो अगेंस्ट उनकी सेंटिमेंट्स जो थे उनके अगेंस्ट से आ रहा था। अब नवाब लूज देयर पावर। नवाब्स ने अपनी देखो बाय द जो 18th सेंचुरी थी ना, मिड 18th सेंचुरी 750s के बाद जो है नवाब और राजाज जो थे दे हैड सीन देयर पावर इरोड. They had gradually lost their authority and honor. Resident has been stationed in the many courts, and the freedom of rulers reduced. Their armed forces disbanded, and revenue and the territory taken away by stages. देखो रेजिडेंट क्या होता था, जो ब्रिटिश का एक एजेंट था जो क्या है इन लोकल राजाज के जो है कोर्ट्स में रहता था। ठीक है, कैसे उन्होंने देखा है कि उनकी स्लोली उनकी पावर कम हो रही है, उनकी जो अथॉरिटी और जो उसका उनका ऑनर होता था वो ख़त्म होता जा रहा है ग्रेजुअली। जो और उनकी फ्रीडम जो रूलर्स की थी वो कम कर दी गई है, उनकी आर्मी जो है डिसबैंड मतलब ख़त्म कर दी गई है, रेवेन्यू और टेरिटरी जो है आहिस्ता आहिस्ता बाय स्टेज उससे उनसे छीनी जा रही है। वो मेनी रूलर्स ट्राइज टू निगोशिएट करने की कोशिश की कंपनी के साथ कि अपने प्रोटेक्ट जो है अपने जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी की है वांटेड कंपनी टू रिकॉग्नाइज हिज अडॉप्टेड सन एज द एयर ऑफ द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड। न रानी लक्ष्मीबाई का केस है जिसमें वो चाहती थी कि जो उसका अडॉप्टेड सन है उसको जो है रिकॉग्नाइज किया जाए उसके बाद एज अ ट्रू रूलर उसका एयर। नाना साहब का अडॉप्टेड सन, ठीक है, पेशवा बाजीराव सेकंड प्लेडेड दैट ही इज़ गिवन हिज, उसने ये कहा कि वो नाना साहब की जो है फादर की जो पेंशन है जब वो मर गए थे उनको दी जाए। हाउ एवर द कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ अपनी सुपेरिटी और मिलिट्री पावर में उतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने ये प्ली जो है इस प्ली से जो है इनकार कर दिया। अवध जो लास्ट टेरिटरी जो एनेक्स की गई 1801 में, एक सब्सिडरी अलायंस इम्पोज की गई अवध के ऊपर 18 एंड इन 1856 वो टेक ओवर कर दी गई गवर्नर जनरल के डलहौजी के द्वारा। डिक्लेयर कर दिया कि ये टेरिटरी जो है यहाँ मिस गवर्नेंस हो रही है और ब्रिटिश रूल चाहिए एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अब कंपनी को लगा कि इवन कंपनी ये भी प्लान कर रही थी कि मुगल डायनेसिटी का कैसे एंड करना है। ठीक है, और नेम जो है मुगल किंग्स का वो रिमूव कर दिया गया अपने कॉइन से जो मिंट किए जाते थे कंपनीज के द्वारा। इन 1849 जो गवर्नर जनरल डलहौजी था उसने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद जो फैमिली है किंग की वो शिफ्ट की जाएगी रेड फोर्ट से बाहर और एक और जगह दी जाएगी दिल्ली में रहने के लिए। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट मुगल किंगडम होगा, मुगल किंग होगा, और उसकी डेथ के बाद कोई भी डिसेंडेंट उसका जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा एज ए किंग्स। सो दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस। अब पीजेंट्स और सिपाही की क्या थी, देखो पीजेंट्स और सिपाहीज जो थे उनके भी कुछ वो भी नाराज थे ब्रिटिश से। क्यों? कंट्री साइड में जो पीजेंट्स और जिम्मेदार थे वो रिजेंट कर रहे थे जो हाई टैक्स जो है ब्रिटिश कंपनी लगा रही थी इन लोगों पे, और जो रिजिड मेथड्स थे, जो सख्त मेथड थे जिससे रेवेन्यू कलेक्शन होता था। बहुत सारे लोग जो है वो नहीं दे पा रहे थे अपने लोन्स जो मनी लैंडर से लिया, और उन्होंने ग्रेजुअली जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो ज़मीनें वो खो दी थी इन मनी लैंडर्स को। ठीक है, जो जनरेशन से उस ज़मीन पे काम कर रहे थे जिनकी वो हक था। तो इंडियन सपाई जो वो कंपनी में थे एम्प्लॉयड, उनके भी बहुत सारे डिसकंटेंट थे, बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी नाराज़गियां थी। वो अनहैप्पी थे। अब जिस तरह की उनको सैलरी और अलाउंसेस मिल रहे थे, जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज थी उनकी, कुछ नए रूल थे जो वोलेट कर रहे थे उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स और बिलीव्स हैं। डिड यू नो दैट इन दोज डेज बहुत सारे लोग ये भी मानते थे कि अगर हम लोग किसी समुद्र को पार करेंगे तो हम अपना रिलीजन और कास्ट जो है वो खो देंगे। लेकिन 1824 में क्या किया कि सिपाही को ये बताया गया कि वो बर्मा जाएं सी रूट के ज़रिए, किसको? कंपनी के लिए फाइट करने के लिए। लेकिन दे रिफ्यूज टू फॉलो ऑर्डर थ्रू दे एग्री टू गो बाई लैंड रूट। उन्होंने कहा कि हम सी रूट से नहीं जाएंगे, हम लोग लैंड रूट से जाएंगे।
सो बहुत सब लोगों को जो सीवियर पनिशमेंट्स मिली थी, है ना, बहुत सारे लोग जो है इशू डिड नॉट डाई डाउन, लेकिन इशू ये ख़त्म नहीं हुआ। 1856 में जब कंपनी ने पास किया एक नया लॉ जिसको कहा गया कि हर नया पर्सन जो एम्प्लॉय होगा ब्रिटिश कंपनी में उसको एग्री करना करेगा कि वो ओवरसीज़ में जाके अगर ज़रूरत पड़े तो काम करेगा, है ना, ओवरसीज़ टेरिटरी जो ब्रिटिश की वहाँ भी एम्प्लॉय किया जा सकता है। सिपाहीज जो थे उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया इसका बात को। बहुत सारे पीजेंट और जो फैमिलीज थे जो विलेजेस में रहते थे, है ना, पीजेंट्स जो उनके फैमिली मेम्बर्स जो विलेजेस में रहते थे उन्होंने भी स्ट्रांगली रिलेक्ट किया जो लोग जॉब पे थे। सो द एंगर जो पीजेंट्स का था वो कंप्लीटली जो है स्प्रेड हुआ बहुत ज़्यादा क्विकली और कंप्लीटली, किस में, सिपाहीज में भी। अब क्या हुआ रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म, तो ब्रिटिश ये बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म की ज़रूरत है, ये एक मतलब बारबेरियन सोसाइटी, इसको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और हम ही कर सकते हैं। और लॉ पास किए गए स्टॉप करने के लिए सती जैसी चीज़, और इनकरेज किया गया वुमेन्स को और विडोज़ को जो है रीमैरिज के लिए। अब इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई और प्रमोट की गई। बाई आफ्टर 1830 जो कंपनी ने अलाउ कर दिया क्रिश्चियन मिशनरीज को फंक्शन करने के लिए फ्रीली इन इट्स डोमेन और इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। जो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आ रही थी, अब ये इनकी रिलीजियस बिलीफ जो थी, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग रहते थे उनकी रिलीजियस बिलीफ में इंटरफेरेंस हो रहा था, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज को उनको फ्रीली अलाउ कर दिया कि वो आए यहाँ लोगों को कन्वर्ट करें, वो लैंड भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी ले सकते हैं। 1950 में एक नया लॉ पास किया गया जो उससे क्या है कन्वर्जन जो है क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियंस में जो है और ईजी हो गया क्रिश्चियनिटी में। तो ये लॉ अलाउ करने लगा कि इंडियन जो कन्वर्ट हुआ है क्रिश्चियनिटी में वो इनहेरिट कर सकता है, मतलब ले सकता है प्रॉपर्टी अपने इंसेस्टर्स की। बहुत सारे इंडियंस जो है ना वो उन्हें ये लगा कि ये हमारे रिलीजियस बिलीफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे सोशल कस्टम्स को, हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को। देयर वर कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू, बहुत सारे हमारे फेलो इंडियंस भी थे जो चेंज करना चाहते थे बहुत सारी सोशल एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिसेस है, ठीक है, उसके बारे में हम रिफॉर्म्स और रिफॉर्म मूवमेंट में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थ्रू द आइज ऑफ पीपल, देखो अब ग्लिम्स लेते हैं आइज ऑफ लोग क्या सोचते थे, ठीक है। देखो कैसे एक म्यूटनी जो है वो इतनी बड़ी पॉपुलर अपराइजिंग बनी, इसके बारे में पढ़ते हैं। थ्रू स्ट्रगल जो रूलर्स और जो रूल कर रहा है वो अनयूजुअल नहीं है, हमेशा से रिवोल्ट्स होते रहे, मुगल्स में भी हुआ है, दिल्ली सल्तनत में हुआ, उससे पहले जो एंशिएंट इंडिया में भी रिवोल्ट्स हुए, लेकिन समटाइम जो ये स्ट्रगल्स है ना वो क्वाइट वाइड स्प्रेड हो जाती है, एक पॉपुलर रेजिस्टेंस बन जाती है। सो द पावर ऑफ द स्टेट जो है ब्रेक, कभी कभी ये जो छोटी छोटी रिवोल्ट्स है ना ये आग की तरह जंगल में फैल जाती हैं और बाकी लोगों को इंस्पायर कर देती है और लोग इकट्ठे होकर एक रिवोल्ट में आ जाते हैं और ये स्टेट की पावर को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है और ब्रेक डाउन भी कर देता है। जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है ना वो बिलीव करने लग जाते हैं किसी एक के कोई हमारा एक कॉमन एनिमी है, तो एक यूनाइट हो जाते हैं ना और राइज होते हैं एक सेम टाइम पे, एक ही वक्त पे जो है सब लोग रिवोल्ट में आ जाते हैं। इसी सिचुएशन जो डेवलप होती है, पीपल जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इनिशिएटिव और डिस्प्ले करते हैं अपना कॉन्फिडेंस और सिचुएशन को टर्न अराउंड करने के लिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई नॉर्थन पार्ट में जो है 1857 में, जिसे सावरकर ने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी, बहुत सारे लोगों ने और भी कहा था, कुछ लोग इससे एग्री भी नहीं करते। आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स ऑफ कन्क्वेस्ट जो है 100 ईयर ऑफ कन्क्वेस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन का और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फेस कर रही थी एक बहुत बड़ा मैसिव अपराइजिंग जो मई 1857 में, और थ्रेटन कर रही थी कंपनी का प्रेजेंस जो है इंडिया में, ठीक है। कंपनी ने यही हाल जो है अपनी कॉलोनीज में नॉर्थ अमेरिका में भी देखा था, यही असर हुआ था, ठीक है। अब सिपाही म्यूटनी जो है वो सेवरल प्लेसेस पे शुरू हुई। सबसे पहले बिगिन हुई मेरठ में, जहाँ लार्ज नंबर में जो है डिफरेंट सेक्शन के सोसाइटी के वो जो सिपाही थे वो खड़े हुए सारे, है ना, रेबेलियन में, ठीक है, उन्हें विद्रोह कर दिया। बहुत सारे लोगों को लगा कि दिस इज बिगेस्ट, कुछ रिगार्ड करते हैं ये सबसे बड़ा आर्मी रेजिस्टेंस है कॉलोनियलिज्म के खिलाफ 19th सेंचुरी में, और इससे बड़ा जो है कहीं पे भी पूरी दुनिया में उस तरफ उस टाइम कॉलोनी में नहीं होता। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, देखो 8 अप्रैल 1857 में देखो एक यंग सोल्जर जो है मंगल पांडे, जिसको हैंग कर दिया गया, डेथ मतलब फांसी चढ़ा दिया गया फॉर, उन्हें अटैक किया था एक ऑफिसर्स को बराकपुरा में। कुछ दिन बाद इसी रेजिमेंट के कुछ सिपाही जो है मेरठ में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो आर्म ड्रिल करेंगे नई जो कार्ट्रेज की गन है उससे, ठीक है, विच जो सस्पेक्ट था कि वो कोट की गई है फैट से, काउ और पिग के फैट से, जो रिलीजियस बिलीफ जो है काउज हिंदूज के लिए और पिग जो है मुस्लिम्स के रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट था उनका यूज़ करना। तो 85 जो सिपाहीज थे ना उसको डिसमिस कर दिया सर्विसेज से और 10 साल के लिए उन्हें जेल कर दिया गया, डिसअबो करने के लिए किसी ऑफिसर्स का जो है हुक्म। अब ये हुआ 9 मई 1857 में। देखता
जो रिस्पॉन्स था बाकी सोल्जर्स का मेरिट में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। 10 मई तक, 9 मई को ये हुआ और 10 मई को सोल्जर्स ने मार्च किया जेल में मेरिट में और रिलीज कर दिया इन इम्प्रिजन जो बंद किए थे सोल्जर्स को। उन्होंने अटैक किया और ब्रिटिश सोल्जर ऑफिसर्स को मार दिया। उन्होंने गन्स कैप्चर की और एमुनेशन और आग लगा दी बिल्डिंग को और प्रॉपर्टी को ब्रिटिश की, और डिक्लेयर कर दिया वॉर किस पे, फिरंगीज। फिरंगीज टर्म यूज होता था गोरुओं पे, मतलब वाइट पीपल, ब्रिटिश है ना। तो सोल्जर्स डिटरमाइंड थे कि वो एंड करेंगे इस रूल को इस कंट्री से। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड? अगर इनको खत्म कर देंगे तो कोई तो रूल करने के लिए चाहिए। तो सोल्जर्स के पास ये आंसर है। तो क्वेश्चन था कि मुगल एम्परर बहादुर शाह। अब सिपाही जो थे मेरठ के, उन्होंने जो है दिन रात पूरी सफ़र किया और 10 मई को पहुंचे दिल्ली अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे ही ये न्यूज़ जो है स्प्रेड हुई तो रेजिमेंट्स जो स्टेशन थे दिल्ली में वो भी जो है वो भी बगावत पे उतर आए। तो ब्रिटिश सोल्जर्स को फिर मारा गया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को, आर्मी और एमुनेशन फिर सीज किया, बिल्डिंग्स को आग लगाई गई। तो ट्रायम्फ्ड जो सोल्जर्स थे वो गैदर अराउंड हुए वॉल रेड फोर्ट की वॉल्स के और बहादुर शाह जफर जहाँ रहता था, और डिमांड किया कि हम उनसे मिले। एम्परर जो है वो इस चैलेंज को लेने के लिए नहीं था, क्योंकि बुढ़ा था, हुआ पड़ा, ना इतनी कोई पावर है ना अथॉरिटी थी उसके पास, ना ही कभी उसने बादशाह संभाली थी प्रीवियस रूलर्स की तरह। तो ब्रिटिश पावर, लेकिन सोल्जर्स ने प्रसिस्ट किया और उन्होंने फोर्स किया कि देयर वे इनटू पैलेस, और प्रोक्लेम किया कि बहादुर शाह जफर उनका क्या है, लीडर है। अब देखते रहना स्टोरी कैसे चलेगी। देखो, जो एजिंग एम्पायर था उसने ये डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया। उसने लेटर लिखा सभी चीफ्स और रूलर्स को कंट्री में कि वो फॉरवर्ड आए और ऑर्गेनाइज करें एक कन्फेडरेसी जो इंडियन स्टेट्स के, और हम लड़ेंगे ब्रिटिश के खिलाफ। द सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन। अब देखो, ये एक स्टेप के बहुत बड़े रिजल्ट निकलेंगे। देखो, मुगल डायनेस्टी जो रूल कर रही थी लार्ज पार्ट ऑफ हमारे कंट्री पे, जितने भी स्मॉलर रूलर ये चीफ थे वो कंट्रोल्ड थे डिफरेंट टेरिटरीज में मुगल रूलर्स के बिहाफ पे। और थ्रेटन जो था, ब्रिटिश एक्सपेंशन का थ्रेटन जो डर तो सबको था, और बहुत सारों को ये भी लगा कि मुगल एम्पायर दोबारा रूल कर सकता है और ये हमें जो है हमारी टेरिटरीज जो है वंस अगेन मिल जाएंगी मुगल अथॉरिटी के अंडर, और ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस खत्म होगा। लेकिन ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। ब्रिटिश को लगा ये कैसे होगा, ये तो बटे हुए हैं। तो द थॉट ऑफ डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ कार्टरेज वुड डाई डाउन, और बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द अपराइजिंग चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। ऑफन व्हेन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड enthusiast and it give them courage, hope and confidence in the act। देखो, ब्रिटिश को लगा ये जो कार्टरेज वाला इशू है ये ख़त्म हो जाएगा और जो है ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाए। लेकिन जो बहादुर शाह जफर का इन्वॉल्वमेंट है ना, इसने पूरे डायनामिक को चेंज कर दिया। लोगों को एक नई होप मिली, और जब लोगों को होप मिलती है तो लोग जो है लोग ज़्यादा इंस्पायर और ताकतवर होते हैं, ठीक है। और उन्हें लगा कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। तो अपराइजिंग जो है, ये जो अपराइजिंग है ये स्प्रेड हो गई। देखो, जैसे ही ब्रिटिश ने जो है रूटेड फॉर फ्रॉम दिल्ली, देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट एक वीक। दिल्ली में कोई अपराइजिंग नहीं थी। इट टुक मच टाइम, थोड़ा न्यूज़ ट्रैवल करने को भी टाइम मिलता है ना, तो रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट जो है म्यूटनी करने लगे और ट्रूप्स जो है वो ज्वाइन करने लगे, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ के। आफ्टर देम जो पीपल थे, लोग टाउन के और विलेजेस के, वो भी जो है वो भी विद्रोह कर दी, और लोकल लीडर्स और ज़मींदार के पीछे और चीफ्स के पीछे जो है वो एस्टैब्लिश करने के लिए, उनकी अथॉरिटीज़ और ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करने के लिए। नाना साहब और द अडॉप्टेड सन ऑफ जो लेट पेशवा बाजीराव का था, वो कानपुर में रहते थे। उन्होंने भी अपनी फोर्स गैदर की और एक्सपेल किया ब्रिटिश गैरिसन जो सिटी में था। उसने अपने आप को पेशवा प्रोक्लेम कर दिया और उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो गवर्नर है किसके अंडर, बहादुर शाह जफर। लखनऊ में भी जो है बिरजिस कादर जो सन था, जो वाजिद अली शाह का जो डिस्पोज किया था उसका लड़का, उसने प्रोक्लेम किया अपने आप को नया नवाब, और उसने एक्नॉलेज की स्विजरनिटी किसकी, बहादुर शाह जफर की। उसकी मदर जो थी बेगम हजरत महल, उसने भी एक्टिविटीज़ ली पार्ट में ऑर्गेनाइज करने के लिए अपराइज ब्रिटिश के लिए। झांसी भी जो है, रानी झांसी जो रानी लक्ष्मीबाई जो है, उसने भी ज्वाइन की सिपाही म्यूटनी और फोर्ट किया ब्रिटिश के अलॉन्ग इन तांतिया तोपा। आप देखो, जो जनरल थे नाना साहब, द जनरल ऑफ नाना साहब जो था इन मंडला रीजन मध्य प्रदेश में, रानी अवंतिया बाई लोधी ऑफ रामगढ़ ने भी राइज किया और आर्मी 4000 की आर्मी खड़ी की ब्रिटिश के अगेंस्ट, और अपनी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले ली। अब ब्रिटिश जो है ग्रेटली आउट नंबर थी इस रेबेलियन फोर्स में, वो डिफीट किए गए नंबर ऑफ बैटल्स में हर जगह। ये कन्विंस करने लगा पीपल को जो रूल है ब्रिटिश का वो कोलैप्स हो सकता है फॉर गुड, और ये देगा कॉन्फिडेंस कि हम एक नई अपराइजिंग ज्वाइन करें। अब सिचुएशन जो है वाइड स्प्रेड होगी और पॉपुलर अपराइज डेवलप हुई किस रीजन में, अवध में इन पार्टिकुलर। 6 अगस्त 1857 में वी फाइंड ए टेलीग्राम फ्रॉम लेफ्टिनेंट कर्नल टेल्टर और इस कमांडर और चीफ एक्सप्रेसिंग के फेयर द फेल्ट बाय ब्रिटिश। तो आवर मेन आर क्राउंड बाय द नंबर अपोज टू देम एंड एंडलेस फाइटिंग।
ईच विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट, जमींदार है राइज टू अपोज अस। तो सब लोगों का ये एक मैसेज भेजा गया। तो बहुत सारे नए लीडर कम अप हुए, खासकर अहमदुल्ला जो शाह थे, एक मौलवी फैज़ाबाद के, प्रोफेसाइज के रूल जो है ब्रिटिश का वो अब खत्म होने वाला है। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ पीपल एंड रेज्ड ए ह्यूज फोर्स ऑफ इन सपोर्टर्स। तो ही केम टू लखनऊ। अब लखनऊ में क्या है, टू फाइट अगेन ब्रिटिश। इन दिल्ली में लार्ज नंबर के उनके गाजीज और रिलीजियस वॉरियर इकट्ठे हुए ख़त्म करने। बख्त खान एक सोल्जर जो था बरेली का, उसने चार्जेस लिए ये सारे फोर्सेस का जो फाइट करेंगे अगेंस्ट दिल्ली। वो की मिलिट्री लीडर बन गया अपराइजिंग में। बिहार में जितने पुराने एक ओल्ड जमींदार जो है कन्वर सिंह, उसने ज्वाइन किया रिबेलियन, और बैटल जो है मंथ्स तक चली। और लीडर्स और फाइटर्स जो है फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जो है वो ज्वाइन किए इस फाइट को। अब जो है अब कंपनी का फाइट बाइक का टाइम आया। तो अननर्व्ड एंड स्केल ऑफ अप हेवल द कंपनी डिसाइडेड कि इस रिवोल्ट को सप्रेस करेंगे विद इट्स माइट, अपनी ताकत के साथ। एंड इन्होंने री इन्फोर्समेंट बुलाई इंग्लैंड से, और पास्ट एक न्यू लॉ, एक नया लॉ पास किया, सो दैट कि रेबल कुड बी कन्विक्टेड विद ईज। जो ये बगावती है इनको जो बड़ा इजीली सजा दिया जाए। और मूव्ड द स्टॉर्म सेंटर ऑफ रिवोल्ट। दिल्ली को रिकैप्चर किया गया रेबल फोर्सेस से सितंबर 1857 में। जो लास्ट मुगल एम्परर है बहादुर शाह जफर को उसको कोर्ट में खड़ा किया गया, पेशी की, और सेंटेंस कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई, उम्र कैद की। उसकी और उसकी जो बेगम है जीनत महल, उसको प्रिजन में रंगून में भेजा गया अक्टूबर 1857। बहादुर शाह जफर जो है वहीं मर गए जेल में 1862 में। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन कि अपराइजिंग खत्म हो गई, दिल्ली को तो पकड़ लिया, लेकिन लोग तो रेजिस्टेंस कंटिन्यू करने लगे। ब्रिटिश की तो बैटल जो है 2 साल तक चली, और मैसिव फोर्सेस जो और पॉपुलर अपराइजिंग। लखनऊ को 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को डिफीट करके और जून 1858 में उनको मार दिया गया, और लखनऊ अपने हाथ में ले लिया। सिमिलर फेट हुआ रानी अवंती भाई के साथ भी, जो इनिशियल विक्ट्री जो खेरा में हुई थी, क्लोज टू एम्ब्रेस डेथ व्हेन सरेंडर्ड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड। तांतिया तोपा जो है वो जंगल की तरफ भागे और कंटिन्यू और गोरिल्ला वायर जो है फोर्ट करते रहे विद ट्राइबल लोगों और पीजेंट लीडर्स के साथ। उन्हें कैप्चर और किल किया गया 1859 में। Just as the victory against British has earlier encouraged the defeat, rebel forces encouraged disorder। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ट्राई किया कि देयर बेस्ट कि कैसे लॉयल्टी हम इन लोगों को जीतते हैं ना। उन्होंने अनाउंस किया कि जो रॉयल लैंड होल्डर्स हैं वो उन्हें अलाउ किया जाएगा कि वो अपने ट्रेडिशनल राइट्स को कंटिन्यू जो है अपनी लैंड पे इंजॉय करेंगे। तो जिन्होंने रेबल किया और टोल्ड दैट इफ़ दे सबमिट टू ब्रिटिश, जिसने बगावत किया अगर वो दोबारा ब्रिटिश के पास सबमिट करेंगे उन्हें नहीं किल किया जाएगा। अगर उन्होंने किसी भी वाइट पीपल को मारा नहीं है, वो सेफ रहेंगे और उनके राइट्स और क्लेम्स जो हैं वो नहीं किए जाएंगे। नेवरदलेस जो 100 ऑफ सिपाहीज रेबल्स और नवाब और राजाज थे उनको जो है उन्हें सज़ा दी गई और उन्हें हैंग किया गया। आफ्टर मैथ क्या होता है, 1857 की जंग हो गई, पहले उन्होंने जीता, फिर इन्होंने सबमिट किया, फिर ब्रिटिश की सप्रेशन हुई। ब्रिटिश को लगा कि ब्रिटिश ने रिगेन कर लिया कंट्रोल कंट्री का 1859 में दोबारा से, बट दे कुड नॉट कैरी रूलिंग द लैंड सेम पॉलिसी एनीमोर। सेम पॉलिसीज के साथ पब्लिक जो पर्सनल अफेयर से लोगों में इंटर नहीं हो सकते। दोबारा उन्होंने सोचा कि इस तरह से जो है कंट्री में रूल नहीं किया सकता। ये कुछ चेंजेस जो है ब्रिटिश ने जो है 1858 की रिवोल्ट के बाद चुने। पहला कि एक नया एक्ट पास किया गया 1858 में, जिसने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे पावर ट्रांसफर करती है ब्रिटिश क्राउन के, और इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट हो इंडियन अफेयर्स की। एक मेंबर जो है ब्रिटिश कैबिनेट का अपॉइंट किया गया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम करेगा इंडिया में, जो रिस्पॉन्सिबल होगा सारे मैटर जो रिलेटेड होंगे गवर्नेंस ऑफ इंडिया इससे, और ये एडवाइस देगा किसको, इंडियन काउंसिल को, जो गवर्नर जनरल और इंडिया है ना उसको एडवाइस देगा, और गवर्नर जनरल इंडिया था उसको टाइटल दे दिया गया वाइस रॉय का। तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बन गया क्राउन का। इस तरह के मेजर्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है लेकर एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम डायरेक्ट रूल करेंगे इंग्लैंड से अब इंडिया को। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या की कि जितने भी रूलिंग चीफ से कंट्री में है ना, जितने भी रूलिंग चीफ से कंट्री में उन्हें इंश्योर किया गया कि उनकी टेरिटरी अब और इनेक्स नहीं की जाएगी फ्यूचर में। दे वर अलाउड कि वो पास करे अपनी किंगडम को अपने एयर्स को, मतलब अपने जो आगे हैं ना, इंक्लूडिंग कोई भी अपना अडॉप्टेड सन है। होएवर उन्हें इक्नॉलेज करना पड़ेगा, चाहे वो अपने किसी भी को भी जो है अडॉप्टेड सन को भी जो है अपनी जो जागीर दे सकते हैं, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करने करेगी किसकी, स्वर्गनिटी किसकी, ब्रिटिश क्राउन की। स्वर्गन पैरामाउंट के सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन है। इंडियन रूलर विर होल्ड देयर किंगडम एज सबॉर्डिनेट, जो ब्रिटिश क्राउन के सबॉर्डिनेट रहेंगे कौन, इंडियन रूलर्स। ठीक है। ये तीसरी चीज उन्होंने डिसाइड किया कि दैट ए प्रपोर्शन ऑफ जो इंडियन सोल्जर है आर्मी में उसको कम किया जाएगा,
और नंबर ऑफ जो यूरोपियन सोल्जर्स हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा। ये भी डिसाइड किया गया इंस्टेड रिक्रूटिंग लोग अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया से, ये मोर जो ज़्यादा सोल्जर्स है वो गोरखा, सिख और पठान्स को जो है क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। जो मतलब तब जो है 1857 की रिवोल्ट में था उनको कंप्लीटली साइडलाइन करने का जो है इन्होंने ठान लिया। जो लैंड और प्रॉपर्टीज है मुस्लिम्स की वो कंफिस्केट की गई लार्ज नंबर पे, उनकी मतलब उनसे जो है छीनी गई, मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उन्हें ये सस्पिशन और हॉस्टिलिटी उनके खिलाफ की गई। और ब्रिटिश ये बिलीव करते थे कि यही रिस्पॉन्सिबल है बिग वे में, किस में, रिवोल्ट में, जबकि सब लोग ऑल रिलीजन और सब बैकग्राउंड के लोग थे, बट ब्रिटिश को लगा कि मुस्लिम पीपल वेर रिलेटेड टू दिस। ठीक है, अब ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो रिस्पेक्ट करेंगे कस्टमरी जो रिलीजन और सोशल प्रैक्टिसेस हैं, लोगों के जो कस्टम्स, रिलीजियस, ट्रेडिशनल और सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करेंगे और उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। पॉलिसी बनाई गई प्रोटेक्ट करने के लिए लैंडलॉर्ड और किसको, ज़मींदार को, और उन्हें सिक्योरिटी दी गई उनकी ज़मीन पर। तो एक नया फेज हिस्ट्री का चालू हुआ 1857 के बाद। ठीक है, समझे? तो इस तरीके से जो है 1857 का जो है क्या रीजंस थे रिवोल्ट के। ठीक है, 1857 की रिवोल्ट के बाद क्या क्या स्टेप्स जो है ब्रिटिश के द्वारा लिए गए। ठीक है, ये चीज़ें हमने आज पढ़ी। ठीक है, ओके। क्या ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था? वैसे कुछ लोगों का मानना है कि था, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं था, तो ये 50-50 है। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे जो है मॉडर्न इंडिया में। वैसे मेरा तो मानना है कि नहीं था, बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वॉज नॉट देयर, इट हैज़ डेवलप्ड लेट इन 20th सेंचुरी। ठीक है, देखो कोई कंसेप्ट नहीं था एक वन कंट्री का। ठीक है, पीपल वेर डिवाइडेड। बाकी आप लोगों का क्या कहना है वो मुझे बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम डिटेल करेंगे। अब 1857 के बाद क्या होता है, कौन सी रिवोल्ट्स होती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।